नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान में परीक्षा में आए हुए प्रश्न सीरीज पार्ट 2। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। यहाँ उत्तर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है और मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वह है ए 540, बी 545, सी 550, डी 555। यहाँ उत्तर है सी 550। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 थी और वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। इन 545 में से 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और यह मनोनीत करने की शक्ति वर्तमान में स्थगित कर दी गई है और लोकसभा के 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ए 15 अगस्त 1947, बी 30 जून 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। उत्तर है सी 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। यहाँ उत्तर है सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य हैं यह राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, बी वित्त विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सी यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, डी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उत्तर है डी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक को सदन में रखने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति की अनुमति से वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद में वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन रोक सकती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी रिजर्व बैंक का गवर्नर। उत्तर है बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश पारित किया गया, जिसके माध्यम से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई।
राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है ए 25 वर्ष, बी 32 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। अपना उत्तर है बी 30 वर्ष। 25 वर्ष है यह लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य के लिए और विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष आयु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सिक्किम एक नया राज्य बना। ए 30वें संविधान संशोधन, बी 34वें संविधान संशोधन, सी 35वें संविधान संशोधन, डी 36वें संविधान संशोधन। उत्तर है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? ए वित्त मंत्रालय, बी वित्त आयोग, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी नाबार्ड। उत्तर है बी वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम बैठक हुई थी। ए दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, बी हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, सी बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, डी स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। उत्तर है ए दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में और यह बैठक 1961 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी हैं। पहली बैठक दहेज प्रतिषेध विधेयक पर 1961 ईस्वी में, दूसरी बैंकिंग विधेयक पर 1978 ईस्वी में, तीसरी आतंकवादी विरोध विधेयक पर 2002 ईस्वी में संयुक्त बैठक हुई थी। संयुक्त बैठक में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? ए अनुच्छेद 20 में, बी अनुच्छेद 21 में, सी अनुच्छेद 22 में, डी अनुच्छेद 74 में। उत्तर है ए अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 22 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के संबंध में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसका उल्लेख किया गया है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। ए राज्य के राज्यपाल द्वारा, बी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, सी राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए राज्य के राज्यपाल द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 161(1) के अनुसार राज्यपाल की सिफारिश के बिना राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता है और अनुच्छेद 203(3) के अनुसार राज्य की आकस्मिक निधि से वे राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वे थे ए बी.आर. झाकड़, बी जी.वी. मालवंकर, सी हुकुम सिंह, डी के.एम. हेगड़े। उत्तर है बी जी.वी. मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में निर्णायक मतदान लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया है। ए 42वें संशोधन द्वारा, बी
46वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 47वें संविधान संशोधन द्वारा। उत्तर है सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था और इस समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 क में है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु वर्तमान में व्यक्ति को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है ए ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो, बी ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो, सी दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, डी शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच में हो। उत्तर है सी दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति तत्वों के निर्माण में योगदान है? ए फ्रांस, बी जापान, सी आयरलैंड, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर है सी आयरलैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग प्रक्रिया, 6 उपराष्ट्रपति, 7 वित्तीय आपातकाल, 8 उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कि भारत के संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं, जबकि भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, 2 मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 और न 2। उत्तर है सी केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में यह उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिकृत सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। 2 कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान का 2 भरने के लिए चुने जाने के लिए अहर्त नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम होगी। कौन सा कथन सही है? बी केवल 2। केवल 2 सही है, यानी कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहर्त नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष नहीं होगी। यह कथन सत्य है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। यह कथन गलत है, क्योंकि विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या है वह 60 हो सकती है और अधिकतम संख्या है वह 500 हो सकती है। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिनसे उनकी संख्या 22 हो गई? यहाँ पर उत्तर है सी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई। 8वीं अनुसूची मूल संविधान में 14 भाषाएं सम्मिलित थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में 1 असमिया, 2 बांग्ला, 3 गुजराती, 4 हिंदी, 5 कन्नड़, 6 कश्मीरी, 7 कोंकणी, 8 मलयालम, 9 मणिपुरी, 10 मराठी, 11 नेपाली, 12 ओडिया, 13 पंजाबी, 14 संस्कृत, 15 सिंधी, 16 तमिल, 17 तेलुगु, 18 उर्दू,
19 बोडो, 20 संथाली, 21 मैथिली, 22 डोगरी। यह 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र है? ए कांगड़ा, बी लद्दाख, सी कच्छ, डी भीलवाड़ा। उत्तर है बी लद्दाख। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। 2. न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहित याचिका PIL प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर है बी केवल 2। केवल 2 कथन है वह सही है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? उत्तर है बी 5वीं। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 2 फखरुद्दीन अली अहमद, 3 नीलम संजीव रेड्डी, 4 शंकर दयाल शर्मा। यहाँ पर उत्तर है बी 1 और 4। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत व निर्वाचित सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। उत्तर है ए में 2। यह प्रश्न 2008 में परीक्षा में आया था। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जबकि अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय स्थापित हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ए हुकम सिंह, बी GV मावलंकर, सी KM मुंशी, डी UN डेबर। उत्तर है बी GV मावलंकर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? ए VP सिंह, 2 R वेंकटरमन, 3 YB चौहान, 4 प्रणब मुखर्जी। उत्तर है डी यह सभी केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पर उत्तर है सी केवल 3 नंबर सही है। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 395 हैं। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। इस प्रकार से अपना उत्तर हुआ सी केवल 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश जांच विधेयक 2006 के अंतर्गत एक न्यायिक परिषद को स्थापित करने का विचार, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें स्वीकार करेगी। 2. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई महिला किसी प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। यहाँ उत्तर है बी केवल 2। 2 नंबर है यह कथन सही है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई महिला किसी प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2. लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। अपना उत्तर है ए, केवल एक। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? 91वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 95वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन। उत्तर है ए, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन से नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। 2. यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। यहाँ पर अपना उत्तर है ए, केवल एक। यानी वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यह कथन सत्य है। यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। यह कथन गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भी आपातकाल में कटौती की जा सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। 2, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो अपना उत्तर है ए, केवल एक सही है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो रीति अपनाई जाती है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। यह कथन सत्य है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? यहाँ पर अपना उत्तर है बी, नागालैंड की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी, हरियाणा की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी, सिक्किम की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। अपना उत्तर है बी। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। 2, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर उत्तर है बी, केवल 2। भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ हुआ ये कथन गलत है।
भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, परिभाषित नहीं किया गया, ये कथन सही है। इसका अर्थ हुआ अपना उत्तर है बी, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। 2. आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर अपना उत्तर है केवल ए, यानी केवल 1 नंबर है वह सही है। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है और संसद द्वारा बनाई गई यह विधि अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहती है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन केवल संकल्प लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन लोकसभा व राज्यसभा दोनों के द्वारा किया जाता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों को उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कारण आर, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। यहाँ पर उत्तर है डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ए, भारत के प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा, यह कथन गलत है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये कथन सत्य है। 154वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? ए, कुछ राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन से। 2, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए द्वैत नागरिकता आरंभ करने से। सी, निजी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। डी, केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने से। यहाँ पर उत्तर है सी, निजी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? ए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। सी, निर्वाचन आयोग। डी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। उत्तर है सी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था। संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्च न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता है। 2, कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर्त नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ अपना उत्तर है डी, दोनों नहीं है, दोनों ही कथन गलत हैं। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्च न्यायालय के सिवाय राज्य के किसी न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता, यह कथन भी गलत है। दोनों कथन गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। 2, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक कंप्यूटर शिक्षा का प्रावधान किया गया। 3, शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान 1976 द्वारा संवर्धित सूची में सम्मिलित की गई है। यहाँ उत्तर है सी, केवल 2 और 3 सही हैं।
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान किया गया है। कथन सत्य है। शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान 1900 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर ली गई है। यह कथन भी सही है। भारत के संविधान के 76वें संविधान संशोधन, ये बात गलत है, यहाँ पर आएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? A. M. हिदायतुल्ला, B. A. M. अहमदी, C. A. S. आनंद, D. P. N. भगवती। उत्तर है D. P. N. भगवती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। 2. भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध हैं तथा अनुच्छेद 243Q के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? यहाँ पर उत्तर है C। दोनों कथन हैं वह सही हैं। संविधान 98वां संशोधन अधिनियम किस से संबंधित है? A. सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना। B. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। C. जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन। D. राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। यहाँ पर उत्तर है B. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 2. संपत्ति का अधिकार एक विधिक कानून अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंतः स्थापित किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर उत्तर है D। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371A से लेकर 371A अंतर्वर्ती किए गए हैं। 2. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राजतंत्र, संघ और राज्य है किंतु नागरिकता इकहरी है। 3. कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर उत्तर है D। केवल एक कथन सही है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? A. B.R. अम्बेडकर, B. J.B. कृपलानी, C. जवाहरलाल नेहरू, D. अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। यहाँ पर उत्तर है C। पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। 2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर उत्तर है B। केवल 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 2. पंजाब हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक सामूहिक उच्च न्यायालय है। 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो वर्तमान में यह तीनों कथन ही सत्य हैं। उत्तर है C। 1, 2, 3 सही हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।